वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए सबक नंबर 3 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है हज़ारों साल लंबी रात और इसके मुसन्निफ़ है रतन सिंह। तो ये सबक रतन सिंह के द्वारा लिखा गया एक अफसाना है, यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी विद क्वेश्चन आंसर एंड ग्रामर। पर वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम से मुतालिक ही टॉपिक समझाऊँगी, थोड़ा भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। तो ये सबक रतन सिंह के द्वारा लिखा गया एक अफसाना है, जिसमें एक बूढ़ा है जो कि भूखा है और भूखे होने की वजह से उसे रात हज़ारों साल लंबी लगती है। तो इस वजह से वे आसपास के जो उसके दोस्त बैठे होते हैं, मुसाफिर बैठे होते हैं, उन्हें बेतुकी उटपटांग कहानियाँ सुनाता है ताकि उसे भूख का एहसास ना हो और रात आसानी से गुजर जाए। तो ये चैप्टर क्या है? रतन सिंह के द्वारा लिखा गया अफसाना। पर एग्ज़ाम में अफसाने की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि अफसाने का तारुफ बताओ और इसके साथ ही उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों के नाम बताओ। तो सबसे पहले सीखेंगे कि अफसाने की डेफिनेशन क्या होती है और इसे एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। अफसाने की डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे। अफसाना उर्दू अदब की यानी कि उर्दू लिटरेचर की एक मशहूर सिन्फ है। अफसाना उर्दू लिटरेचर का एक मशहूर प्रकार है। सिन्फ यानी कि प्रकार तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और दिमागी तौर पर मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना यानी कि शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल और दास्तान से ज़्यादा कशिश रखता है। मुख्तसर अफसाना ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा कशिश रखता है जो कि ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, क्योंकि नावल और दास्तानें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और मुख्तसर अफसाने के अंदर एक शॉर्ट स्टोरी को बयान किया गया होता है जिसका अगला पार्ट नहीं होता है। मुख्तलिफ़ नक्कादों ने अफसानों की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशस्त यानी कि एक ही पार्ट में पढ़ी जा सके। एक नक्काद का कहना है कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो कि एक ही नशस्त यानी कि एक ही पार्ट में पढ़ी जा सके। नसर का मतलब क्या होता है? उर्दू लिटरेचर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक नसर और दूसरा नज़्म। नज़्म, गज़ल और रुबाई वगैरह को छोड़कर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब उर्दू लिटरेचर में नसर की कैटेगरी में आते हैं। तो अफसाना क्या है? नसर की कैटेगरी में है, क्योंकि ये नज़्म नहीं है। और दूसरे नक्काद का क्या कहना है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है। वक्त के साथ साथ अफसाने के फ़न में भी तब्दीली आई है। एक अच्छा अफसाना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी यानी कि पढ़ने वाले के सामने पेश करता है। एक अच्छा अफसाना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी यानी कि पढ़ने वाले के सामने पेश करता है। मुख्तसर यानी कि शॉर्ट होने की वजह से अफसाने में झोल होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, यानी कि स्टोरी बिल्कुल सीधे साधे तौर पर समझ में आती है, क्योंकि ये कहानी छोटी होती है, इसमें कोई झोल नहीं होता। अफसाना निगार यानी कि अफसाना लिखने का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। अफसाना निगार का मुशाहिदा यानी कि उसकी परख और इंसानी नफ्सियात के बारे में उसकी नॉलेज गहरी होनी चाहिए। किरदार ऐसे हों जो हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बों से मुताबिकत रखते हों। उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों के नाम याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अफसाने की डेफिनेशन बताओ और उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों के नाम बताओ, मगर किसी दो के पूछे जाएंगे, किसी दो मशहूर अफसाना निगारों के नाम। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हुसैन मंटो, असमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, गुलाम अब्बास, क़रातुल ऐन हैदर, इंतज़ार हुसैन बहुत अहम हैं। इनके बाद नए अफसाना निगारों की एक बहुत बड़ी तादाद भी सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने अफसाने का मतलब समझा दिया है आपको कि अफसाने का मतलब शॉर्ट स्टोरी होता है। डेफिनेशन भी किस तरह से लिखेंगे वो भी पढ़कर बता दी है। तो मशहूर अफसाना निगारों के किन्हीं भी दो के नाम याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। अब एग्ज़ाम में किसी भी मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सबक को किसने लिखा है? रतन सिंह ने। इनकी पैदाइश 1927 ईस्वी को हुई। रतन सिंह कब्ज़ा दाऊद ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। एक मकामी स्कूल में मैट्रिक तक इन्होंने तालीम हासिल की। या तक़सीम वतन यानी कि मुल्क के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान मुंतकिल हो गए, हिंदुस्तान में शिफ्ट हो गए। 1962 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए, वाबस्ता हो गए। अपनी मुलाजमत यानी कि जॉब के दौरान इन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर जैसे शहरों में क़याम किया। क़याम यानी कि वहाँ पर रहे। स्कूल के ज़माने से ही रतन सिंह को उर्दू फंक्शन की तरफ राग़िब हो गए थे। ये रग़बत बहुत जल्द अफसाना निगारी में चेंज हो गई, मुंतकिल हो गई, अफसाना लिखने में चेंज हो गई। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काट का घोड़ा और पनाहगाह इनके अफसानवी मजमूए हैं। इनके मजमूओं के कलेक्शन के नाम हैं क्या क्या?
पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह इनके द्वारा लिखे गए अफसानवी मजमूए हैं। इनके 2 नावलेट, दरबदरी और उड़न खटोला और एक तवील सवानही नज़्म हटपेती उर्दू और पंजाबी में शाया हो चुकी है। रतन सिंह ने बड़ी तादाद में मिनी कहानियाँ भी लिखी और कई पंजाबी कहानियों का उर्दू में इन्होंने तर्जुमा भी किया। रतन सिंह का शुमार तरक्की पसंद अफसाना निगारों में होता है। इनके अफसाने मुख्तसर, सादा और मौसर होते हैं। इनके द्वारा लिखे गए अफसाने मुख्तसर, सादा और मौसर होते हैं। इनके अफसानों में पंजाब की ज़िंदगी और वहाँ की तहज़ीब का अक्स नुमाया तौर पर नज़र आता है। रतन सिंह की अदबी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें कई रियासती और कौमी सतह के इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया है। रतन सिंह के अदबी खिदमात की वजह से, यानी कि लिटरेचर में अपनी खिदमत देने की वजह से, अच्छा लिखने की वजह से इन्हें कई रियासती और कौमी सतह के इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया है। मुसन्निफ़ का इंट्रो कंप्लीट हो गया है। अब इस सबक के अल्फाज मायने पढ़कर सुनाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखने हैं, इन्हीं लफ्ज़ों को लिखना है। पहला लफ्ज़ है इन्हमाक, यानी कि गौर तवज्जो। ऊट पटंग का मतलब होता है बेतुकी। तसलसल यानी कि सिलसिलेवार। लाव लश्कर यानी कि फ़ौज। फ़तेह कहते हैं जीत को। गुरबा होता है गरीब की जमा। एहतजाजन यानी कि किसी पसंदीदा चीज़ या गैर मुनासिब बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, किसी पसंदीदा चीज़ या गैर मुनासिब बात के ख़िलाफ़ बात उठाना। तो सभी अल्फाज मायने अच्छे से लर्न करोगे। एग्ज़ाम में इन्हीं लफ्ज़ों को लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। अब एग्ज़ाम में किसी भी सबक का ख़ुलासा पूछा जा सकता है, तो इस सबक का ख़ुलासा आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे वो पढ़कर बता रही हूँ। सबक का नाम क्या है? हज़ारों साल लंबी रात, और इसके मुसन्निफ़ कौन है? रतन सिंह। सबक का ख़ुलासा कुछ इस तरह से है। रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले बाज़ार की एक दुकान के बरामदे में कुछ लोग आकर लेट गए थे। रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले बाज़ार की एक दुकान के बरामदे में आंगन में कुछ लोग आकर लेट गए थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक बूढ़े आदमी ने राजा की बात शुरू की। बूढ़ा आदमी फिजूल बातें कर रहा था, फिर भी लोग उसकी बातों को गौर से सुनकर हुनकारी भर रहे थे। वे बहक जाता तो एक बात को आधा अधूरा छोड़कर दूसरी बात शुरू कर देता। बूढ़े की बातें सुनकर लोगों की लंबी रात धीरे धीरे सरक रही थी। क्योंकि सभी लोग भूखे थे, इसलिए वे बूढ़े की बातों को ध्यान से सुन रहे थे ताकि उनकी रात ज़्यादा लंबी ना हो, हज़ारों साल लंबी ना लगे। लोग उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछ रहे थे, फिर क्या हुआ बाबा? बूढ़े आदमी ने एक बादशाह की कहानी सुनानी शुरू की। एक बादशाह की 7 रानियाँ थीं। बादशाह ने 7 के लिए अलग अलग तरह के महल बनवाए। एक लकड़ी का, दूसरा ईंटों का, तीसरा संगमरमर का, चौथा तांबे का, 5वां चांदी का, छठा सोने का और 7वां हीरे जवाहरात का। बादशाह की कोई औलाद न थी। बादशाह को किसी ने राय दी कि जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ पर 7 फल लगे हुए हैं। अगर बादशाह इस पेड़ पर लगे हुए 7 फलों को तोड़कर अपनी रानियों को खिलाए तो सबकी औलाद हो जाएगी। लेकिन इस पेड़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उस पेड़ तक पहुंचने में 7 दरिया और सात रास्ते पड़ते थे और पेड़ के चारों तरफ 7 सांप पहरा देते थे। बादशाह धुन का पक्का था। वे अपना लाव लश्कर लेकर फौज लेकर चल पड़ा। इतने में बूढ़े को खांसी उठी। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो उसने पहली कहानी को अधूरा छोड़कर दूसरी बात शुरू कर दी। बूढ़े आदमी ने कहा कि बड़ी पुरानी बात है कि एक कारीगर ने एक ऐसा डंडा बनाया जिसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था। वे डंडा आदमियों की तरह बोलता, चलता और खाता पीता था। सब ने गौर से उसकी बात सुनी, बूढ़े की बात सुनी। अचानक सड़क पर रिक्शों और तांगों का शोर सुनाई दिया। शायद स्टेशन पर कोई गाड़ी आकर रुकी थी। बूढ़ा अचानक चुप हो गया और फिर उसने एक मछली की बात शुरू कर दी कि एक मछली इतनी बड़ी थी कि उसकी पीठ पर एक शहर बसा हुआ था। इस शहर में बेशुमार खेत और मकानात थे। समुद्र में जिस तरफ ये मछली जाती, सारा शहर उसी तरफ चला जाता। सभी लोगों ने हुंकारी भरकर उसकी बात को दुरुस्त माना, बूढ़े की बात को ठीक माना। इसके बाद बूढ़े ने दूसरी बात शुरू कर दी। एक मर्तबा किसी बादशाह ने आधी दुनिया फतेह करने की खुशी में बहुत बड़ी दावत दी। इस दावत में शहर के तमाम मकानों में खाना बनाकर खाया गया। पहले बादशाह ने, फिर रिश्तेदारों ने, उसके बाद अमीरों और वज़ीरों ने, और फिर हज़ारों फौजियों और चुने हुए शहरियों ने खाना खाया। इतने लोगों को खाना खाते खाते रात हो गई। सबसे आखिर में लाखों गरीबों और फ़कीरों ने खाना खाया।
बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर बरामदे में लेटे हुए सभी आदमी खड़े होकर कहने लगे, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। इनमें से एक आदमी बोला, तुम्हें झूठी बातें करते शर्म नहीं आती? अगर हमने पेट भर खाना खाया होता तो तुम्हारी कौन सुनता? यानी कि सभी लोग भूखे थे और सभी ने बूढ़े की इस कहानी पर यकीन नहीं किया कि एक राजा ने सभी गरीबों और भूखों को खाना खिलाया। सब अपनी जगह से खड़े होकर उस बूढ़े को झूठा बताने लगे और कहने लगे कि अगर हम भूखे नहीं होते तो यहाँ पर बैठकर तुम्हारी कहानियाँ ही क्यों सुनते? हम तो चैन की नींद सोए होते। बूढ़े ने कहा, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ। अगर मैंने भी भर पेट खाना खाया होता तो मैं ये बातें करने के लिए क्यों जागता? मैं आराम से सो गया होता। तो इस तरह से सबक का खुलासा है कि एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब एग्ज़ाम के अंदर कोई भी एक इबारत दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस इबारत को पढ़कर साया को सबाक के साथ तशरीह कर बताओ। तो यहाँ पर मैं अब इबारत पढ़कर बताती हूँ, फिर साया को सबाक के साथ आपको तशरीह करना भी सिखाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में इबारत पढ़ किसी भी चैप्टर से रिलेटेड एक इबारत ज़रूर दी जाएगी। तो इबारत पढ़कर सुनाती हूँ। एक बादशाह था, उसकी 7 रानियाँ थीं। 7 रानियों के लिए बादशाह ने अलग अलग महल बनवाए। एक लकड़ी का, दूसरा ईंट खारे का, तीसरा संगे मरमर का, चौथा तांबे का, 5वां चांदी का, छठा सोने का और 7वें में हीरे जवाहरात जड़े थे। बिल्कुल ठीक, किसी ने हुंकारी भरी। इतनी दौलत होने पर भी बादशाह के यहाँ औलाद नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी था। बादशाह को आखिर किसी ने राय दी कि फला जंगल में एक पेड़ है, इस पेड़ पर 7 फल लगे हैं। अगर बादशाह फलों को तोड़कर अपनी रानियों को खिलाए तो सबको औलाद हो जाएगी। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस पेड़ तक पहुंचना मुश्किल था। रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे और 7 देवियों से मुकाबला करना पड़ता था और पेड़ के गिर्द 7 सांपों का ज़बरदस्त पहरा था। लेकिन बादशाह भी अपनी धुन का पक्का था, वे अपना लाव लश्कर लेकर चल पड़ा। तो यहाँ से इबारत पढ़कर सुना दी है मैंने आपको। अब साया को सबाक के साथ तशरीह करना सिखाती हूँ। तो साया को सबाक के अंदर आपको क्या लिखना होगा? साया को सबाक लिखना मस्ट है, और इसे लिखने का तरीका क्या होगा? क्या लिखेंगे? मंदरजा बाला इबारत हमारी दरसी किताब नई आवाज़ के सबक हज़ारों साल लंबी रात से माखूज़ है। मंदरजा बाला इबारत हमारी दरसी किताब नई आवाज़ के सबक हज़ारों साल लंबी रात से माखूज़ है। अब इस इबारत की तशरीह का मतलब क्या होता है? जो भी इबारत के अंदर लिखा गया है उसे समझाकर अपने सेंटेंसों के अंदर इस्तेमाल करते हुए, मगर उर्दू के लफ्ज़ों का ही इस्तेमाल करना है। अपनी बात को समझाकर लिखना ही तशरीह होता है। तो इस इबारत में बताया गया है कि एक बादशाह के पास बेइंतहा दौलत थी। उसने अपनी 7 रानियों के लिए 7 अलग अलग तरह के महल बनवाए। एक महल लकड़ी का, दूसरा ईंट खारे का, तीसरा संगे मरमर का, चौथा तांबे का, 5वां चांदी का, छठा सोने का और 7वें महल में तो हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इतनी दौलत होने पर भी बादशाह खुश नहीं था, क्योंकि 7 रानियों में से उसकी कोई औलाद न थी। औलाद की कमी महसूस करके वे बहुत दुखी रहता। आखिरकार एक शख्स ने बादशाह को राय दी कि दूर जंगल में एक पेड़ है, इस पेड़ पर 7 फल लगे हुए हैं। अगर आप उन फलों को 7 रानियों को खिलाएं तो सब साहिब औलाद हो जाएंगी। लेकिन इस पेड़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे और 7 देव से मुकाबला करना पड़ता था और पेड़ के चारों तरफ 7 सांपों का पहरा था। लेकिन औलाद की कमी को पूरा करने के लिए बादशाह ने इन तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी फ़ौज के साथ इस पेड़ तक पहुँचने का इरादा कर लिया। तो सयाह को सबाक के साथ तशरीह करना बता दिया। अब इसी तरह से एग्ज़ाम में किसी भी सबक से रिलेटेड ये सवाल भी पूछा जाएगा कि मंदरजा झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और झेल में दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। तो इक़्तिबास पढ़कर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर मैं इक़्तिबास यानी कि पैसेज को पढ़कर सुनाऊंगी और कुछ सवालों के जवाब भी सिखाऊंगी, जिससे कि आपकी एडिशनल क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाएगी। तो इक़्तिबास कुछ इस तरह से है। हज़ारों साल पहले की बात है कि बादशाह ने आधी दुनिया फतह कर ली। फिर इस खुशी में बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत दी। फिर क्या इतना खाना बनाया कि बादशाह के शहर के सारे मकानों में खाना बनाकर खाया गया। फिर सभी आदमी एक साथ हुंकारी भर रहे थे। बूढ़े ने कहना शुरू किया, सबसे पहले बादशाह और उसके रिश्तेदारों ने खाना खाया। ठीक। फिर बादशाह के सैकड़ों अमीरों और वज़ीरों ने खाना खाया। ठीक। इतने लोगों के खाना खाते खाते रात हो गई। ठीक। और सबके बाद रात के वक्त लाखों गरीब, गुरबा और फ़कीरों ने पेट भर के खाना खाया। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ।
اس برآمدے میں لیٹے ہوئے سبھی آدمی احتجاجاً اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک آدمی بولا، بوڑھے تجھے جھوٹی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ اگر ہم نے رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوتا تو اس وقت چین کی نیند نہ سوئے ہوتے۔ رات بھر تمہاری یہ بکواس کون سنتا؟ اے بھائی، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بوڑھے نے کچھ سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں بھی تمہاری طرح بھوکا ہوں۔ اگر مجھے بھی نیند آ رہی ہوتی تو یہ باتیں کرنے کے لیے جاگتا ہوتا، میں بھی تو سو جاتا۔ تو اقتباس پڑھ کر بتا دیا ہے، اب اس کے کچھ سوال ہیں، ان کے جواب پڑھ کر بتاتی ہوں۔ بادشاہ نے کس خوشی میں دعوت دی؟ جواب، بادشاہ نے آدھی دنیا فتح یعنی کہ جیتنے کی خوشی میں، فتح کرنے کی خوشی میں بہت بڑی دعوت دی۔ سوال 2، دعوت میں کھانا کس ڈھنگ سے کھلایا گیا؟ دعوت میں سب سے پہلے بادشاہ اور اس کے رشتہ داروں نے کھانا کھایا، پھر بادشاہ کے سینکڑوں امیروں اور وزیروں نے کھانا کھایا، اور سب کے بعد رات کے وقت لاکھوں غریب غربا اور فقیروں نے کھانا کھایا۔ سوال 3، بوڑھا ساری رات لوگوں کو بے تکی باتیں کیوں سناتا رہا؟ جواب، بوڑھا بھوکا تھا، بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور رات ہزاروں سال لمبی معلوم ہو رہی تھی۔ رات آرام سے کاٹنے کے لیے بوڑھا ساری رات لوگوں کو بے تکی باتیں سناتا رہا۔ سوال نمبر 4، سب لوگوں نے رات بھر بوڑھے کی فضول باتیں کیوں سنی؟ جواب، سب لوگ بھوکے تھے اور انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے سب لوگوں نے رات بھر بوڑھے آدمی کی فضول باتیں دلچسپی سے سنی۔ سوال 5، مندرجہ ذیل لفظوں کے معنی بتانے ہیں۔ غربا کہتے ہیں غریب کی جمع کو، احتجاجاً کسی ناپسندیدہ بات کے خلاف آواز اٹھانا، بکواس یعنی کہ فضول باتیں۔ تو اس سے آپ کے ایڈیشنل کوشچن آنسر کی تیاری ہو گئی۔ اب ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر۔ سوال نمبر 1، بوڑھے نے اپنے ساتھیوں کو کون کون سے قصے سنائے؟ یہ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ جواب، بوڑھے نے اپنے ساتھیوں کو دولت مند بادشاہ کا، کاریگر کے ڈنڈے کا، مچھلی کا اور کسی بادشاہ کی بہت بڑی دعوت کا قصہ سنایا۔ سوال 2، کہانی سناتے سناتے بوڑھا کیوں رک گیا؟ جواب، اچانک رکشوں اور ٹانگوں کا ریلا شور مچاتا ہوا سڑک پر سے گزرا، شاید اسٹیشن پر کوئی گاڑی رکی تھی، اس لیے بوڑھا کہانی سناتے سناتے رک گیا۔ سوال نمبر 3، بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت کیوں کی؟ جواب، آدھی دنیا فتح یعنی کہ جیت کرنے کی خوشی میں بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت کی۔ سوال 4، بوڑھے کے سارے ساتھی اسے جھوٹا کیوں ثابت کر رہے تھے؟ جواب، بوڑھے نے کہا کہ بادشاہ کی یہاں دعوت میں بادشاہ اور اس کے رشتہ داروں نے، امیروں، وزیروں، غریب غربا اور فقیروں نے پیٹ بھر کھانا کھایا۔ بوڑھے کے یہ کہتے ہی سب لوگوں نے اسے جھوٹا ثابت کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی یہاں دعوت میں اگر سب نے پیٹ بھر کھانا کھایا ہوتا تو ہم لوگ بھوکے کیوں رہتے؟ تم یہ بات بالکل جھوٹ کہہ رہے ہو۔ سوال نمبر 5، اپنے ساتھیوں کے احتجاج پر بوڑھے نے کیا جواب دیا؟ جواب میں لکھیں گے، اپنے ساتھیوں کے احتجاج پر بوڑھے نے کہا، میں بھی تمہاری طرح بھوکا ہوں، اگر مجھے بھی نیند آ رہی ہوتی تو یہ باتیں کرنے کے لیے جاگتا ہوتا، میں بھی تو سو جاتا۔ تو یہاں سے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ گرامر سے ریلیٹڈ پارٹ، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ضمیر متکلم، ضمیر حاضر اور ضمیر غائب کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا سینٹنس ہے، اس نے مچھلی کی بات شروع کر دی، وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کی پیٹھ پر ایک شہر بسا ہوا تھا۔ اس نے، وہ، اس کی، یہ الفاظ کیا ہیں؟ ضمیر غائب ہے، یعنی کہ ایسے لفظ جو چیز، جو شخص جہاں پر نہ ہو اور ان کے لیے استعمال کیے جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر غائب۔ سیکنڈ سینٹنس، میں بھی تمہاری طرح بھوکا ہوں، اگر مجھے بھی نیند آ رہی ہوتی تو یہ باتیں کرنے کے لیے جاگتا ہوں۔ تو جواب، میں اور مجھے الفاظ ضمیر متکلم ہے، یعنی کہ ایسے لفظ جو کہ اپنے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ضمیر متکلم کہلاتے ہیں۔ اب ہے محاوروں کا جملوں میں استعمال۔ پہلا محاورہ، اوٹ پٹانگ باتیں کرنا، یعنی کہ بیتوکی باتیں کرنا۔ اوٹ پٹانگ باتیں کر کے میرا وقت ضائع نہ کرو۔ دھن کا پکا ہونا، یعنی کہ ارادے کا پکا ہونا۔ دھن کے پکے لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چین کی نیند سونا، یعنی کہ سکون سے سونا۔ دو وقت پیٹ بھر کر کھانا مل جانے پر انسان چین کی نیند سوتا ہے۔ رات کا کاٹنا جملہ ہے، مرض کی شدت کے باعث مریض کو رات کا کاٹنا مشکل ہو گیا۔ مرض کی شدت کے باعث مریض کو رات کا کاٹنا مشکل ہو گیا۔ اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد۔ باقاعدہ کا متضاد یعنی کہ اپوزٹ ہے بے قاعدہ۔ شروع کا متضاد
آخر یا ختم، جھوٹ کا سچ، فتح کا شکست، غریب کا امیر، غلط کا صحیح۔ تو یہاں سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔